एवरीवन। चलिए आगे देखते हैं अंडरराइटिंग। अच्छा बना लिया ना आप लोगों ने? हाँ हाँ, बिल्कुल चेक करता हूँ मैं, आपको एक ग्राफ देता हूँ फिर ये देखता हूँ। देख लो एक बार कंटेंट। हाँ, सो कौन अंडरराइटर कौन होता है भैया? इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकती है, इंडिविजुअल नहीं बन सकता। अच्छा, सो ये दोनों आपने पार्टीज लिख दी है ना, पहली कंपनी, दूसरा अंडरराइटर। फिर आपने डिस्क्राइब कर दिया भाई कंपनी क्या है, अंडरराइटर क्या है, उसका अंडरराइटिंग का बिजनेस है। अच्छा, फिर ये कंपनी के बारे में आप लिख रहे हो कि उसका कोई प्रपोज्ड पब्लिक इशू है ऑफ हाउ मेनी शेयर्स, 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स का पब्लिक इशू है, जिसके लिए उसने मर्चेंट बैंकर अपॉइंट किया। किसको? स्टैंड चार्ट को उन्होंने मर्चेंट बैंकर अपॉइंट किया है एंड अप्रोच बी लिमिटेड। बी लिमिटेड मतलब कौन हो गया? वो मर्चेंट सॉरी अंडरराइटिंग फर्म है ना, टू एक्ट एज अंडरराइटर्स। अच्छा, आगे अंडरराइटर के पास गए, उसने अपना कंसेंट दे दिया कि भाई मैं रेडी हूँ और हेंस दिस अग्रीमेंट। सो आप बेसिकली ये अंडरराइटिंग अग्रीमेंट बना रहे हो कि अगर आपका पब्लिक इशू पूरा सब्सक्राइब नहीं होता है तो अनसब्सक्राइब पोर्शन आपका अंडरराइटर सब्सक्राइब कर लेगा, है ना। फिर आगे अब ये देखते जाना, फर्स्ट हेड क्या है, देयर सेइंग अंडरराइटिंग कमिटमेंट चेक करते जाना, दैट इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ द सेट पब्लिक इशू द अंडरराइटर agrees to subscribe to the extent of 10% of the proposed issue, है ना। तो मैक्सिमम अंडरराइटिंग कितनी हो सकती है? 10% की। तो बोल रहा है कि 10% पूरा अंडरराइट करेगा अप टू मैक्सिमम 1 करोड़ इक्विटी शेयर्स रुपीज 10 ईच विच में बी सब्सक्राइब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय देम। डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब कैसा होता है? उनके एसोसिएट्स, ग्रुप कंपनीज अगर वो भी अंडरराइट कर रहे हैं, मतलब सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो ऑल ऑफ दैट टेकन टुगेदर कितना अंडरराइट करेगा? 10%। सेकेंड, सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स दैट द अंडरराइटर शैल सब्सक्राइब टू द अंडररिटन पोर्शन विद इन 3 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू, है ना। सो कितने दिन के अंदर एप्लीकेशन कर देगा? 3 दिन के अंदर। और जैसे ही वो एप्लीकेशन करता है कंपनी उसको इमीडिएट बेसिस पे अलॉटमेंट कर देगी। सो पेमेंट दैट द पेमेंट मेड अगेंस्ट द सेड एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी मेड बाय द अंडरराइटर ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट, है ना। सो इमीडिएट बेसिस पे जैसे ही अलॉटमेंट हुआ वो क्या करेगा? इमीडिएटली पेमेंट भी कर देगा। अलॉटमेंट कौन करता है बाय द वे? है बोर्ड। आगे देखना नेक्स्ट, कमीशन। हाँ, दैट फॉर द नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड अपॉन बाय द अंडरराइटर ही शैल बी एंटाइटल्ड टू कमीशन एट द रेट ऑफ 1%, है ना। सर टोटल जितना भी वो अंडरराइट कर रहा है, राइट, उसका 1% आप उसको पे कर दोगे। नो फर्दर लाइबिलिटी, मतलब जितना अंडरराइट किया है बस, मतलब जितना प्रॉमिस किया है वो इसकी लाइबिलिटी, उसके आगे सच कुछ भी वो सब्सक्राइब नहीं करेगा। शैल बी रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अंडरराइटिंग कमिटमेंट, that is he shall not be held responsible for buying or subscribing to any further securities of the company, है ना। मतलब जो उसने प्रॉमिस किया उससे ज़्यादा उसके ऐसा कोई लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन नहीं है। इंडेमनिटी डिस्प्यूट स्टैंडर्ड ही है ना। ये दोनों पार्टीज के सिग्नेचर, विटनेस क्लॉज, डन जी। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर आप, हाँ कमीशन कमीशन कमीशन, हाँ मतलब आप उसे कंसिडरेशन लिख दीजिए फिर, तो उसके अंदर आपको फिक्स फीस लिखनी है वो लिख सकते हैं, आपको अगर परसेंटेज पे लिखना है, दोनों का कॉम्बिनेशन लिखना है, वैसे आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर वे फीस लिख सकते हैं, कंसिडरेशन जो आपको ठीक लगता हो। चलिए नेक्स्ट आपका शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट। अच्छा ये थोड़ा बाद में बनाते हैं अपन लोग, है ना। ये हल्का सा एक अलग फैमिली का ड्राफ्ट है, प्लस इसमें कुछ केसेस भी है, ये लास्ट में लेता हूँ इसी चैप्टर के। हम लोगों ने हाइपोथिकेशन भी कर लिया है ना साथ में। क्या हो गया? नहीं, हाँ आगे देखो नेक्स्ट। एमडी मैनेजर अपॉइंटमेंट नहीं किया ना आपने, सिर्फ सीएस का ही किया है अभी सर्विस एग्रीमेंट में ना, ठीक। चलिए आगे देखना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट विथ मैनेजिंग डायरेक्टर। हाँ जी, क्या कैसे करते हो एमडी को, कैसे अपॉइंट करते हो, कौन अपॉइंट कर सकता है, क्या करना पड़ता है? हु परहैप्स हु इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर? हाँ जी, हु इज अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, तमीज साले मैनेजेस द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड सब्सटेंशियल पावर्स, और
ही शुड बी अ डायरेक्टर। और बस इतना ही आता है अपने को। सालों। कैसे अपॉइंट करते हो एमडी को? बोर्ड अग्रीमेंट 4, और बोर्ड अग्रीमेंट हो गए 4 तरीके। नहीं, आर्टिकल्स और शेयर होल्डर्स। हाँ जी। सो मैनेजिंग डायरेक्टर, सबसे पहली चीज़ क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर, है ना, मतलब उसका डायरेक्टर होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप एमडी को अपॉइंट करते हैं 2 रेजोल्यूशंस पास करते हैं, मतलब अगर कल तक वो कुछ भी नहीं था तो पहले आप उसे डायरेक्टर बनाएंगे, बाद में आप उसे मैनेजिंग डायरेक्टर बनाते हैं। अगर बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट किया तो बोर्ड मीटिंग में पहले उसे आप एडिशनल डायरेक्टर बनाओ, एक बार एडिशनल डायरेक्टर बन जाए उसके बाद आप उसे मैनेजिंग डायरेक्टर बना दो। जनरल मीटिंग में जब आप उसका कन्फर्मेशन लोगे तो पहले एडिशनल डायरेक्टर टू डायरेक्टर, बाद में मैनेजिंग डायरेक्टर, 2 रेजोल्यूशंस लगेंगे उस केस में, है ना। सो एमडी सिर्फ और सिर्फ कौन बन सकता है? कंपनी का कोई डायरेक्टर ही बन सकता है। अच्छा, ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है तो उसको फिर से डायरेक्टर अपॉइंट करोगे? नहीं, उसे डायरेक्टली आप मैनेजिंग डायरेक्टर बना सकते हो, राइट, बट ही नीड्स टू बी अ डायरेक्टर फर्स्ट। सो मीन्स अ डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय वर्च्यू ऑफ कैसे कैसे? पहला, आपने उसका नाम लिख दिया कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल्स में, है ना, एज द मैनेजिंग डायरेक्टर। दूसरा, बाय एन अग्रीमेंट विद द कंपनी। थर्ड, board of directors in board meeting and by shareholders in general meeting. सो किसी भी तरीके से आप अपॉइंट कर सकते हैं, अग्रीमेंट, आर्टिकल्स, बोर्ड, शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग। अच्छा, और क्या नेक्स्ट पार्ट डेफिनेशन का? इट सेज एंड हु इज इंटरेस्टेड विथ सब्सटैंशियल पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट। क्या होते हैं सब्सटैंशियल पावर्स? पावर्स टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, है ना, सब्सटैंशियल पावर्स कुछ भी कर सकता है, मतलब जो बोर्ड के पावर्स वो मैनेजिंग डायरेक्टर के पावर्स, राइट। आप अगर ये सोचो कि अगर उसको पावर्स नहीं देने इतने तो आप स्पेसिफाई कर दो थ्रू अ पावर ऑफ अटर्नी और मे बी यू नो थ्रू क्लॉज इन द अग्रीमेंट कि भाई उसके क्या क्या पावर्स होंगे, क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अदरवाइज हिज पावर्स टू डू एनीथिंग, राइट, विच वुड नॉट अदरवाइज बी exercisable by him and includes the position of a managing director. By whatever name called. इसका क्या मतलब है by whatever name called? है ना, मतलब टाइटल आप कुछ भी दो लेकिन अगर उसका अपॉइंटमेंट एज मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ है, राइट, तो उसे सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल है। मतलब जहाँ रेजोल्यूशन में एमडी आया ना, बाय डिफॉल्ट सब्सटैंशियल पावर्स आ गए। इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। चलो, मैक्सिमम टर्म कितना? हाँ, 5 years। रीअपॉइंटमेंट हो सकता है कितनी बार? कूलिंग पीरियड है या नहीं है? कूलिंग पीरियड नहीं है एमडी के अपॉइंटमेंट में? तो क्या समझूं मैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप क्या चाह रहे हैं। कूलिंग पीरियड नहीं है, सब लोग का यही मानना है कि एमडी का अपॉइंटमेंट कूलिंग पीरियड ही नहीं, मतलब 5 साल फिर 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 5 साल, ऐसे चलता रहेगा। श्योर एवरीवन, लिखो, निकालो बुक। हाँ, है ना 3 years का। कितने टर्म्स के बाद है? हाँ तो लिखो ना, मैं बता रहा हूँ क्या है, लिखो ना। कूलिंग पीरियड नहीं है सालों गधो, लिखो। मैनेजिंग डायरेक्टर
मैनेजिंग डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट, हैज़ नो कूलिंग पीरियड, बाढ़ में जाओ। हाँ, सो कितने सालों के लिए अपॉइंट कर सकते हो? 5 सालों के लिए। ऐसे कितनी बार अपॉइंट कर सकते हो? चाहे इतनी बार अपॉइंट कर सकते हो। 3 साल के लिए हो सकता है क्या? 1 साल के लिए? रिटायर, इज लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन? मेरी इच्छा है करने की, नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। श्योर, आर्टिकल्स में लिखा है कि मैं लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। नहीं कर सकते? अच्छा मैम, ऐसा क्या बुरा हो जाता है अगर आपने उसको रिटायर कर दिया तो? जी, ये तो प्राइमरी रूल है, मैं खुद मान रहा हूँ, है ना, कि आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मैनेजिंग, होल टाइम डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये सब दे आर नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, अग्रीड। लेकिन लिखा है आपने आपके आर्टिकल्स में कि मैनेजिंग डायरेक्टर इज लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। एक्ट विल प्रिवेल, और एक्ट में ऐसा प्रोहिबिटिव क्लॉज है कि मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर्स टर्म इज नॉट सब्जेक्ट टू रिटायरमेंट बाय रोटेशन। ऐसा एक्ट में पढ़ा है हम लोगों ने। है? हाँ बोलो ना कॉन्फिडेंस के साथ, पढ़ा है ऐसा? तो मैं मान लूँ कि हाँ पढ़ा है ऐसा। सेक्शन नंबर भी नहीं पूछूंगा, बता दो बस। ऐसा पढ़ा है कि एमडीज टर्म इज नॉट सब्जेक्ट टू रिटायरमेंट बाय रोटेशन। ऐसा भी नहीं पढ़ा है? अच्छा। मुंह पे मतलब है। तो अच्छा, एक्ट इज साइलेंट अबाउट इट। आप रिटायरमेंट का पर्पस क्या है? क्यों रिटायर करते हो? कुछ काम नहीं है, रिटायर कर दिया। क्यों रिटायर करते हो? डायरेक्टर्स को 2/3 1/3 करते हो ना, और क्यों? हाँ, ताकि एक आपका मतलब वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को ना ऐसा ना लगे कि भाई उसका टर्म परपेचुअली चलता जा रहा है। इसकी वजह से वो रिटायरमेंट की प्रोविजंस रखे कि हर पॉइंट पर शेयर होल्डर्स के पास अपॉर्चुनिटी है कि आप नहीं चाहते हो अगर किसी डायरेक्टर को, तो आप उसको बिना जस्टिफिकेशन के रिमूव कर सकते हो। मतलब रिटायर होगा और वापस से रीअपॉइंट नहीं होगा, बिना जस्टिफिकेशन के आप उसको बाहर कर दो, सिंपल। तो वो उसका थॉट प्रोसेस था, स्पेशल नोटिस की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपने उसको डायरेक्टली बाहर कर दिया तो। अब एमडी का मैक्सिमम टर्म इन्होंने 5 ईयर्स बताया, राइट? आप चाहो उसको 1 साल रखो, आप उसको 2 साल रखो, आप उसको 3 साल रखो, आप ये भी लिख सकते हो कि ही इज़ लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, आर्टिकल्स में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस उस केस में क्या होगा कि वो टर्म आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो कि कितने टर्म के लिए रिटायर होगा, वापस से रीपॉइंट हो जाएगा अगर शेयर होल्डर्स ने रीपॉइंट हो, तो बिल्कुल बिंदास कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट? तो एमडी इज ऑल्सो लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन प्रोवाइडेड दिस इज गिवन इन योर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, द क्लॉज इज वैलिड, राइट? अगर आर्टिकल साइलेंट है तो फिर रिटायर होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं है, क्योंकि इसका मैक्सिमम टर्म एक्ट में आपको बताया हुआ है 5 ईयर्स का, ठीक है? हाँ जी, कौन सा रेजोल्यूशन लगता है? अच्छा, प्राइमरीली मैं रूल जो है वो मैं यही लिख रहा हूँ, ही इज़ नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, बट मैंने आपको एक्सेप्शन बता दिया। अग्रीमेंट में ऐसा सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यही लिखना, नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, है ना? कौन सा रेजोल्यूशन एमडी के अपॉइंटमेंट के लिए? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। रीअपॉइंटमेंट के लिए भी ऑर्डिनरी। रीअपॉइंटमेंट में स्पेशल नहीं लगता है? नहीं, ओके। ठीक है, चलो, तो ये तो बात हो गई एमडी की। अब सी, जब आप एमडी को अपॉइंट करते हो ना, ये इसको अपॉइंट करने के 4 तरीके हैं ना, कौन कौन सा? आर्टिकल्स हो गया, अग्रीमेंट हो गया, बोर्ड हो गया, जनरल मीटिंग हो गया, ठीक है? इज एमडी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी? इज मैनेजिंग डायरेक्टर एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी? सर्टनली यस, राइट, कंपनी का एम्प्लॉय होता है। अब अगर आपने उसका नाम आर्टिकल्स में लिखा तो भी जो फर्स्ट जनरल मीटिंग होगी कंपनी की, आप उसमें अप्रूवल लोगे एमडी का, है ना? क्यों? कंपनी शेयर होल्डर्स की, सो अप्रूवल शेयर होल्डर्स का लगता ही लगता है। अगर आपने उसको बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट किया तो भी आप शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लोगे ही, राइट? अग्रीमेंट के थ्रू अगर आप अपॉइंट कर रहे हो तो अग्रीमेंट साइन करने की अथॉरिटी बेसिकली बोर्ड के पास होती है, मतलब इनडायरेक्टली आपने उसको कैसे अपॉइंट किया? बोर्ड ने, राइट? तो भी अप्रूवल किसका लगेगा? शेयर होल्डर्स का।
तो एक चीज़ कंफर्म है, आप कुछ भी करो, किसी भी तरीके से आप उसको अपॉइंट करो, शेयर होल्डर्स का कंसेंट अप्रूवल लगता ही लगता है ना। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना ही करना है आपको फर्स्ट। दूसरा, बिकॉज ही इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, राइट, देयर इज ऑलवेज एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए वो अग्रीमेंट बनता ही बनता है। तो आपने उसको आर्टिकल से अपॉइंट किया है, आपने उसको जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया, आपने उसको बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट किया है, कैसे भी अपॉइंट करो, अग्रीमेंट बाय डिफॉल्ट आएगा ही आएगा। आपको कंपल्सरीली अग्रीमेंट बनाना ही बनाना है। मतलब ये दो चीज़ें फिक्स हैं, पहला शेयर होल्डर्स अप्रूवल और दूसरा अग्रीमेंट। अगर आप एमडी को अपॉइंट कर रहे हो तो ये दोनों चीज़ें बाय डिफॉल्ट रहेगी। ठीक है। अच्छा, इसका टर्म कितना है? 5 years। 5 years कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। एंड व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट? जिस दिन है। मतलब जनरल मीटिंग, तो 5 साल जनरल मीटिंग से स्टार्ट होते हैं, बोर्ड मीटिंग से स्टार्ट होते हैं, जनरल मीटिंग से स्टार्ट होते हैं। अरे साढ़े साढ़े क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सालों। हाँ जी, जनरल मीटिंग से, बोर्ड मीटिंग से नहीं होगा। ये कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई, मान लो 1 मई को, 1 मई भी नहीं, 1 फेब को हुई, ठीक है। अच्छा, कंपनी की जो जनरल मीटिंग हुई वो हुई 1 अगस्त को, ओके। बोर्ड ने 1 फेब को अपॉइंट किया एज मैनेजिंग डायरेक्टर। 1 अगस्त को जनरल मीटिंग हुई जिसमें शेयर होल्डर्स ने उसका अपॉइंटमेंट कंफर्म कर दिया बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अब मुझे एक बात बताइए, जो उसके 5 साल है, ये 1 फेब से स्टार्ट होंगे, 1 अगस्त से स्टार्ट होंगे? 1 फेब चेंज हो गया साले पापी, बहुत कॉन्फिडेंस में बोल रहा था जनरल मीटिंग अभी। 1 फेब श्योर एवरीवन। 1 अगस्त कभी 1 फेब नहीं होगा। हाँ क्यों? अरे अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप किस बेसिस पे 1 फेब बोल रहे हो? क्योंकि उस दिन उसका अपॉइंटमेंट हो गया है ना। अच्छा, जब भी आप 1 फेब को उसको अपॉइंट करते हो ना, आप हमेशा आपके रेजोल्यूशन में ये लिखते हो दैट दिस अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन इन बाय शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग, राइट। तो एक्चुअली में जो उसका अपॉइंटमेंट होता है वो शेयर होल्डर्स के अप्रूवल से ही होता है। इसलिए मैं भी आपको बोल रहा था कि आप किसी भी तरीके से अपॉइंट करो ना, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल आपको लगता ही लगता है बाय डिफॉल्ट, राइट। तो उसका एक्चुअल अपॉइंटमेंट किस दिन हुआ है? जिस दिन शेयर होल्डर्स ने उसको अपॉइंट किया। आ रहा है समझ में? तो आप उसी दिन से 5 साल बेसिकली कंसिडर करते हो जिस दिन उसको शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया। अच्छा, तो ये 1 फेब से 1 अगस्त तक है ना, सैलरी लेगा या नहीं लेगा? सैलरी लेगा या नहीं लेगा? 1 अगस्त को अपॉइंटमेंट हुआ, 5 साल भी 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 1 फेब से जिस दिन बोर्ड ने उसको अपॉइंट किया, सैलरी लेगा या नहीं लेगा? सैलरी लेगा, लेना चाहिए। क्या करेगा? सैलरी लेगा। अच्छा, बट अपॉइंट तो 1 अगस्त से हुआ है। तो 5 महीने तक क्या दिखाएंगे मैम? सैलरी देंगे, 1 फेब से ही सैलरी दे दोगे आप। हाँ अच्छा अच्छा, अब एक बात बताइए, मैनेजिंग डायरेक्टर्स की रेम्युनरेशन के ऊपर कैप है, लिमिट है, कितनी है? 11%। जूता मारो अपने मुंह पे सालो, 10%, 2 जूते मारो, 5%।
एक मैनेजिंग डायरेक्टर कितना विड्रॉ कर सकता है कंपनी से? 5%। अब ये 5% का जो कैलकुलेशन है ना, आप ऐसा अज्यूम करना कि वो 5% का जो अमाउंट आता है, जो भी XYZ अमाउंट है ना, वो अच्छा छोड़ो, नहीं तो आप बहुत कन्फ्यूज हो। आप 1 अगस्त से आप बता रहे हो उसका टर्म स्टार्ट होता है ना, 1 साल में कितना विड्रॉ कर सकता है मैक्सिमम? 5% विड्रॉ कर सकता। किसका 5%? नेट प्रॉफिट्स का। कौन से साल का? प्रीवियस ईयर के नेट प्रॉफिट से इस साल सैलरी ड्रॉ करेगा। रेम्यूनरेशन आप पास्ट ईयर के प्रॉफिट से देते हो, करंट ईयर के प्रॉफिट से देते हो? क्या बोल रहे हो? हैं? करंट ईयर प्रॉफिट से देते ना, पास्ट ईयर प्रॉफिट से तो नहीं देते ना। हाँ, ये भाई नया मत लेके आना कुछ कि पास्ट ईयर प्रॉफिट से आपने वो दे दिया, इस साल के प्रॉफिट से ही देते है ना। अच्छा, वो बोल रहा है एक्सेस में दे दिया तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हो या फिर यू कैन कीप दैट एज अ ट्रस्टी। हाँ, वो बराबर है। तो हमेशा आप जो रेम्यूनरेशन देते हो कहाँ से देते हो? करंट ईयर के प्रॉफिट से आप रेम्यूनरेशन, कितना अलाउड है मैक्सिमम? 5%, बाकी जान दो तुम। हाँ, तो अब तो 5 इयर्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 अगस्त। 1 अगस्त कौन सी डेट है? जनरल मीटिंग की डेट है। अच्छा, अब अगर इस बीच में सपोज कोई फ्रॉड हो जाता है कंपनी में, तो इज द मैनेजिंग डायरेक्टर लायबल? नहीं। है? सैलरी तो ले रहा है, अभी बोला ना आपने सैलरी लेता है। सब्सटेंशियल पावर्स में ऐसा कैसे लगा आपको? तो फिर काम तो कर रहा है ना। अच्छा, वो जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा तो ऐसे ही इंट्रोड्यूस करेगा ना, आई एम अ मैनेजिंग डायरेक्टर। ऐसा तुम बोले आई एम अ मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय बोर्ड, शेयर होल्डर्स नॉट yet confirm my appointment, so as and when they confirm my appointment I'll tell you that I'm an official managing director of the company, till then I am a managing director appointed by the board। ऐसा बोलेगा। हाँ, मतलब क्या करोगे उस केस में? बोलो। ऐसे ही याद रहता है सर। हाँ, डायरेक्टर भी एमडी भी है ना, व्हाई ओनली डायरेक्टर? बोर्ड ने अपॉइंट किया ना उसको एमडी, लिखा तो है अपने लोग, इजी लाइबल, बट उसका अपॉइंटमेंट तो हुआ ही नहीं है। अभी आपने बोला 5 साल कब से स्टार्ट होते हैं? 1 अगस्त से, बोले डंकी की चोट पे बोल रहे थे। हाँ जी, वेल्डिंग के भी ऊपर से। हाँ, हाँ, बोलो क्या करूँ? फ्रॉड के लिए लायबल नहीं है? होगा, होगा है। नहीं, वो सब तो जानते हैं, वो इतना डेप्थ में कहाँ जाना। अपन तो ये कि भाई वो भी था, बोर्ड मेंबर था, और एमडी है तो वो ये बोल ही नहीं सकता कि मैं इन्वॉल्व नहीं था उसमें। एमडी है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, फिर तो फुल टाइम है। हाँ जी, इज ही लायबल? ही इज सर्टनली लायबल। हाँ, तो वो अच्छा रेमुनरेशन ड्रॉ कर रहा है, ही इज अपॉइंटेड, है ना। बस इस टर्म में सब्जेक्ट टू अपॉइंटमेंट बाय शेयर होल्डर्स का मतलब क्या होता है कि अगर शेयर होल्डर्स ने रिफ्यूज कर दिया ना, तो उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं करेगा, लेकिन जब तक है तब तक मैनेजिंग डायरेक्टर ही है। आ रहे समझ में? तो 1 फेब से 1 अगस्त तक भी वो मैनेजिंग डायरेक्टर ही है। बस ये है कि शेयर होल्डर्स का अप्रूवल बचा है। अगर शेयर होल्डर्स ने मना कर दिया तो जिस स्पीड से आया था उसी स्पीड से वापस चला जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। सिंपल, क्लियर है सबको? तो ड्यूरिंग हिज इंटरमिटेंट टर्म, व्हाट इज दैट इंटरमिटेंट टर्म? ही इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड बट नॉट confirmed बाय शेयर होल्डर्स। Even in that period, he is entitled to remuneration and he is liable for any kind of fraud or misconduct. Clear है भैया? Everyone? चलो बनाओ अग्रीमेंट अब। ये कितने हो गए रे आपके ड्राफ्ट्स? 30 बना लिए क्या अभी? 30। हाँ, ओल्ड सिलेबस के
लीगल 10-12 और ओल्ड सिलेबस के 15, न्यू सिलेबस और 40 है क्या? रेजोल्यूशन है मतलब अग्रीमेंट नहीं फुल फ्लेज, रेजोल्यूशन तो बहुत है आपको यार। वो सालों ने पूरा एसीएल का पार्ट उसमें डाल दिया है यार। है, आ जाओ ना, उसमें क्या प्रॉब्लम, मतलब मैं तो वो बता रहा हूँ आपको आप। आई वाज स्पीकिंग टू समवन, आपके काउंसिल मेंबर ही है, तो आई टोल्ड हिम, मैंने बोला सर वो एसीएल हटा लिया फाइनल से आपने, एडवांस कंपनी लॉ हटा दिया न्यू सिलेबस में। तो अब खैर मैंने सारे मॉड्यूल्स देखे नहीं अनफॉर्चुनेटली, एक्चुअली देख के जाना तक गलत हो गया उस दिन थोड़ा। इज लाइक सर हटाया नहीं है, उसका कंटेंट रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में ऐड कर दिया है। तो जैसे अब ड्राफ्टिंग वाला पार्ट आप ऐसे देखो ना, तो रेजोल्यूशंस शुड नॉट बी इन एसीएल, इट इज़ आइडियली इट इज़ सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, इट इज़ नॉट कंपनी लॉ पर से, इट इज़ सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। तो एसपी शुड बी अ सेपरेट सब्जेक्ट ईदर, बट अभी उस तरीके का फोर्स नहीं कि आप पूरे उसका 100 मार्क्स का सब्जेक्ट बना। सो इट इज़ वेरी लॉजिकल कि उसको ड्राफ्टिंग के साथ आप लोगों ने मिंगल कर दिया। और पहले आते ही थे क्या ड्राफ्टिंग में क्वेश्चंस आते थे रेजोल्यूशन के, ओल्ड सिलेबस में भी आए हुए हैं। तो वो इलॉजिकल नहीं था, बट अब वो बाकी का कंटेंट पता नहीं कहाँ डाला इन्होंने, कुछ कुछ तो इन्होंने एग्जीक्यूटिव में डाल दिया है, वो तो मैंने देखा, खैर एग्जीक्यूटिव में काफ़ी कुछ है, बट प्रोफेशनल में पता नहीं बाकी कहाँ है यार, मेरे को तो ऐसा कुछ बहुत मिला नहीं। मैंने बोला सब चेक करता हूँ मैं एक बार जाकर, बहुत पोपट हो गया उस दिन यार। मैं इतने सारे पॉइंट्स, और टैक्स का वो रोते रहते हैं ना विपुल सर हमेशा, बहुत सिलेबस है बहुत सिलेबस है, ये है वो है ये वो है। तो मैंने उनको बोला, मैंने सर टैक्स का सिलेबस इतना बढ़ा दिया है, बोले हाँ हाँ टैक्स का आई अंडरस्टैंड, बोले एग्जीक्यूटिव का कंपनी लॉ आप देख लीजिए इतना वो हो गया, पेपर इतना टफ आ रहा है, तो वही सर और टफ आएगा। तो मैंने बोला सर क्यों, मतलब क्या दुश्मनी है? तो वो खैर अब बुक के आगे उन्होंने एक जगह वो लिख दिया है कि अकाउंट्स का यू नीड टू हैव वर्किंग नॉलेज, कंपनी लॉ का यू नीड टू हैव एक्सपर्ट नॉलेज। अब एक्सपर्ट नॉलेज मतलब थोड़ी चीड़ फाड़ कर दोगे तुम यार, एक्सपर्ट नॉलेज थोड़ी ना कोई डॉक्टर बन जाता है कि किताब पढ़ के। तो दे दिया वो इतना सारा, वो पेपर ऐसे खतरनाक आ रहे ना। तो दूसरा उसका फैक्टर ये था कि अपने फाइनल से कंपनी लॉ हटाया, तो पूरा फोकस उसका एग्जीक्यूटिव पर है। तो अब इतना छोटा छोटा वो सेबी का पूरा लिस्टिंग वाला जो पार्ट था विच इज़ रिलेटेड टू कंपनी लॉ टॉपिक्स, वो सब के सब उसमें डाल दिया। इतनी बड़ी बुक बन गई ना वो, बहुत डेंजर है बाबा। अच्छा आप लोग निकल गए सच में, और से रियली लकी। न्यू वाले तो हालत टाइट है। चलिए, हाँ अग्रीमेंट देख लो अब ज़रा, क्या क्या बनाओगे। अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, सर्विस अग्रीमेंट है टिपिकली। हाँ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। सो कौन कौन सी पार्टीज बनेगी? एम्प्लॉयर कौन है? कंपनी। एम्प्लॉय कौन है? एमडी। बोलो भैया क्या लिखना है? हाँ बट ये मुद्दा है सर, वो मुद्दा नहीं था। है आर्टिकल्स वाला जा रहा है, तो फर्स्ट जनरल मीटिंग बताओगे आप, आधे क्लॉजेस उड़ जाएंगे इसमें से। नॉर्मल कर तो बोर्ड ने अपॉइंट किया, आप शेयर होल्डर्स अपॉइंट कर रहे हैं, और मतलब शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट कर दिया, उसके बाद ये अग्रीमेंट कब बनाते हैं हम लोग? ये बोर्ड अपॉइंटमेंट या शेयर होल्डर्स अपॉइंटमेंट? शेयर होल्डर्स अपॉइंटमेंट जिस दिन कंफर्म होता है उस दिन आप अग्रीमेंट बनाते हैं। हाँ जी बोलो, क्या लिखूं? बोर्ड ने अप्रूव कर दिया। ओके, अग्रीमेंट अब इसी फ्लो में जाना, डिस्क्राइब कर दिया दोनों पार्टीज़ को,
आगे से लिख देना दैट द board of directors of the company at its meeting held on dash appointed Mr. X as the managing director of the company, and whereas subject to the confirmation by shareholders, and whereas the shareholders of the company at its meeting held on dash confirmed the appointment of managing director as recommended by the board for a period of 5 years, and hence this agreement. Simple. तो पहले बोर्ड ने अपॉइंट कर दिया, बाद में शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया. कुछ KMP के बारे में कुछ मत लिखना, उसकी कैपिटल 10 करोड़ की हो गई इसलिए ज़रूरी था. चाहो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो फ़र्क नहीं पड़ता है. तो पहला बोर्ड ने अपॉइंट किया सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय शेयर होल्डर्स, बाद में शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट कर दिया और हेंस दिस अग्रीमेंट. ठीक है. सो वॉज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स at its meeting held on dash. उसके बाद he was also appointed by shareholders at its meeting held on dash, and hence this agreement. क्या हो गया? छोटा हो गया, 2 बार लिख दे. बड़ा हो जाएगा. हाँ. कुछ हो भाई, छोटा हो रहा है. अच्छा है यार, का इतना लोड ले रहा है. चलो बोलो आगे क्या लिखना है? रेम्युनरेशन और ओके. एंड लाइबिलिटी. लाइबिलिटी क्या लिखूँ लाइबिलिटी में? अच्छा, आप इंडेमनिटी बोल रहे हो? हैं? इंडेमनिटी ना? और क्या आप बात कर रहे हो? अपॉइंटमेंट. रेम्युनरेशन में भी टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट सब लिख दोगे उसके अंदर ही? बताता हूँ, चलो उसी में लिख देना. डिफॉल्ट नॉन कम्पीट. ये नॉन कम्पीट ऑप्शनल अगेन, बनाना तो बनाना, नहीं भी बनाओगे चलेगा. नॉन डिस्क्लोज. यस. और डन. डन. चलो देख लो. फर्स्ट अपॉइंटमेंट सेम वैसे ही जैसे रिसाइडल्स में लिखा था, छोटा सा वैसे ही लिख देना. He was appointed by the board of directors at a meeting held on dash and was confirmed by the shareholders at its meeting held on dash. खत्म. सेकंड क्या है? टर्म. That the managing director is appointed for a period of 5 years from the date of this agreement. However, his term is subject to क्या reappointment with the prior permission of shareholders, right?
ड्यूरिंग हिज टर्म ही शैल नॉट बी लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन, ये ऐड कर देना उसमें. थर्ड, रेम्युनरेशन दैट ड्यूरिंग हिज टेनेंसी एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी MD शैल बी एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग. सैलरी का ब्रेकअप लिख देना, बेसिक, DA, परक्विजिट्स, अलाउंसेस, रिटायरल्स, ऐसे करके 5 हेड्स डैश 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 करके छोड़ देना. नीचे एक लाइन लिख देना, दैट इन नो केस द रेम्युनरेशन स्टेटेड अबव शैल एक्सीड 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स ऑफ द गिवन ऑफ एनी गिवन फाइनेंशियल ईयर, है ना. अपार्ट फ्रॉम से द रेम्युनरेशन प्रोवाइडेड अबव ही शैल ऑल्सो बी एंटाइल्ड टू द फॉलोइंग. और 3-4 चीज़ें लिख देना, कंपनीज कार, रेंट फ्री अकोमोडेशन, उसके बाद ये फ्री गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, ये सब कुछ चीज़ें उसको रहती थी, ड्राइवर, ये सब फ्री रहती है. 3-4 चीज़ें ऐसे कुछ परक्विजिट्स 3-4 लिख देना, ठीक है. तो ये उसमें ऐड कर देना. ये भी अगेन आप देख लेना आपके हिसाब से, अगर लग रहा है बहुत लेंदी जा रहा है तो बड़ी उड़ा देना, ठीक है. अगर ठीक ठाक जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है. थर्ड, फोर्थ क्या, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. लोग क्या क्या करेगा MD? बोलो, ऐसे क्या मेरी शक्लें देख रहे हो? क्या करता है MD? हैं? मतलब सब कुछ कर सकता है, थोड़ी ना सब कुछ करने दोगे, तो कहीं तो रोकोगे ना. तो बता दो कहाँ रोकोगे. हाँ, हाँ? क्या बोल रहा है? कंपनी को रिप्रेजेंट, हाँ हाँ, यस, वेरी गुड. है, हाँ ठीक है. इन्वेस्टमेंट लोन डिसीजंस, ठीक है. और हट, बोर्ड के पावर्स है. नहीं, ओके, मत दिमाग लगाओ इतना. He has powers to procure raw materials on behalf of the company, है ना. Power to sell the goods of the company. Powers to open bank account in the name of the company. He has right to uh, this thing, make payments to the vendors and collect money from the debtors of the company. ये 4 अपने business के point of view से लिख दिया. He has powers to sign checks up to a value not exceeding rupees dash, ठीक है, मतलब चेक वेक साइन कर सकता है. 5. उसके बाद इम्प्लीमेंट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इन द कंपनी. और 1-2 पॉइंट्स मिसलेनियस जो एक्ट के हैं, CS वाले जो कुछ पॉइंट्स रहते हैं ना, जो कॉमन रहते हैं KMP वाले, वैसे कुछ 1-2 पॉइंट्स लिख देना. सच अदर फंक्शंस एज मे बी डेलीगेटेड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. 6-7 पॉइंट्स लिख देना, ठीक है. हाँ, नॉन डिस्क्लोजर. अच्छा, नॉन डिस्क्लोजर, नॉन कम्पीट, ये पहले आपने जो बनाए सेम ले लेना. किसके? CS के केस में बनाए आप लोगों ने, है ना. नॉन डिस्क्लोजर, नॉन कम्पीट दोनों बनाए. सेम जो CS वाला बनाया था सेम इसमें भी ले लीजिए. इंडेमनिटी सेम आपने जो वहाँ पर बनाया यहाँ पर भी. अपॉइंटमेंट ऑफ CS किया है ना आपने, सर्विस एग्रीमेंट किया है ना, तो उसमें सारे क्लॉजेज सेम है. और डिस्प्यूट वो सब सेम ही रखना, ठीक है. करो स्टार्ट. क्या बोल रहे हो? क्वेश्चंस देख लें, ये कंप्लीट कर लोगे फिर. ओके डन, थैंक यू.